हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जी एस आर क्लासेज में। दोस्तों आज हम पर्यावरण अध्ययन इन इन्वायरमेंटल स्टडीज़ के 2013 में जो पूछे गए क्वेश्चन है स्टेट में उन्हीं को आज देखने वाले हैं। इससे पहले हम 2011 और 12 के कर चुके हैं। अगर आप नहीं देखें तो प्ले लिस्ट बना हुआ है, वहाँ सब जाके देख सकते हैं। तो ये आज हमारा चौथा टॉपिक है, चौथा वीडियो है। इन्हीं 2013 का क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर का। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं इसका पहला क्वेश्चन। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो हमारे चैनल जी एस आर क्लासेज सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पाने के लिए। चलिए शुरू करते हैं। देखिए आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने। देखिए आज का पहला क्वेश्चन है, देखिए आज का पहला क्वेश्चन ये क्वेश्चन कहता है कि पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में क्या बोलता है। पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में विभिन्न प्रकरणों में एक खंड करके देखो को शामिल किया गया है, जिसका उद्देश्य है क्या है, जिसका उद्देश्य है ऑप्शन बी याद रखिएगा, प्रत्यक्ष हस्तप्रक अनुभव उपलब्ध कराना। क्या होता है कि करके देखो मतलब प्रत्यक्ष रूप से नहीं, प्रत्यक्ष हस्तप्रक अनुभव उपलब्ध कराना। देखिए कहता है कि पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक को में विभिन्न प्रकरणों में एक खंड करके देखो देने का अहम उद्देश्य यह है कि शिक्षार्थी में जिस पाठ्य को पढ़ा है उस और समझा है उसे वह प्रत्यक्ष रूप से करके देखे ताकि उसे पूर्ण रूप से समझ सके। अतः करके देखे खंड का उद्देश्य प्रत्यक्ष हस्तप्रक अनुभव उपलब्ध कराना है। क्या है? प्रत्यक्ष रूप से अनुभव कराना है। देखिए अब अगला क्वेश्चन कहता है कि पर्यावरण अध्ययन में एक अच्छे दत्त कार्य का मुख्य लक्ष्य होना चाहिए। पर्यावरण अध्ययन में एक अच्छे दत्त कार्य का मुख्य लक्ष्य होना चाहिए। आपका ऑप्शन ए है कि अधिगम विचार के अवसर उपलब्ध कराना। क्या करना? कि अधिगम विचार के अवसर उपलब्ध कराना। तो याद रखिएगा। देखिए कहता है कि पर्यावरण अध्ययन में एक अच्छे दत्त कार्य का मुख्य लक्ष्य अधिकतम विस्तार व अवसर उपलब्ध कराना होता है। अब देखिए 63 नंबर क्वेश्चन कहता है आपका। देखिए 63 नंबर क्वेश्चन कहता है कि देखिए पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में चिड़ियाघर के भ्रमण का आयोजन करने का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। ठीक है, देखिए कहता है पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में चिड़ियाघर के भ्रमण का आयोजन करने का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। यह देखिए मुख्य उद्देश्य जो होता है इसका वह होता है ऑप्शन डी कि शिक्षार्थियों को सक्रिय अधिगम अनुभव कराना। क्या करना? कि शिक्षार्थी को जो है सक्रिय अधिगम अनुभव उपलब्ध कराना, ये मुख्य आयोजन होता है। देखिए कहा जाता है आपका उसका वर्णन है यहाँ पे। देखिए कहा जाता है कि पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में चिड़ियाघर के भ्रमण का आयोजन करने का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए कि शिक्षार्थियों को सक्रिय अधिगम अनुभव उपलब्ध हो सके। अब 64 नंबर क्वेश्चन कहता है कि सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में पर्यावरण अध्ययन पढ़ने का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य नहीं है। याद रखिएगा जो आपका है ऑप्शन पहला ही सही है। किसमें कहता है इसमें बच्चों का मुख्य शब्दावली से की सही परिभाषा याद करने का योग बनना चाहिए। क्या बोलता है कि इसमें बच्चों को जो मुख्य शब्दावली की जो है सही परिभाषा है वह याद करने की योग बनाना चाहिए। देखिए कहता है कि सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में पर्यावरण अध्ययन पढ़ने का उद्देश्य शिक्षार्थियों को सांस्कृतिक अभ्यासों में विविधता का सम्मान और उसका क्या महत्व है, इन अतिरिक्त शिक्षार्थियों को अपने विचारों को व्यक्त करने तथा संबंधित अभ्यासों से प्रश्न करने योग्य बनाना, न कि शिक्षार्थियों को सामाजिक विज्ञान की प्रमुख की परिभाषा याद करवाना होता है। अब देखिए 65 नंबर क्वेश्चन कहता है कि कविता पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में गरीबी, निरक्षरता और वर्ग असमानता जैसे सामाजिक मुद्दों पर बल देना चाहती है। निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम अनुभव इस उद्देश्य की प्राप्ति में अधिक प्रभावी होगा। तो याद रखना आपका ऑप्शन डी है कि कहता है कि शिक्षार्थियों को संबंधित जानकारी एकत्र करने और उनका विश्लेषण करने के लिए सामूहिक परियोजना लेने के लिए कहना। क्या करना? कि शिक्षार्थियों को संबंधित जानकारी एकत्र करने और उनका विश्लेषण करने के लिए सामूहिक परियोजना लेने के लिए कहना। ये कहता है कि पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में कविता के द्वारा गरीबी, निरक्षरता और वर्गीय असमानता पर बल दिया जाता है तो शिक्षार्थियों को इन विषयों पर और प्रभावित करने के लिए इन विषयों से संबंधित अधिक जानकारी प्राप्त करना और अपने आसपास के शिक्षार्थियों को पास इन विषयों पर चर्चा करने तथा सामूहिक परियोजना आदि लेना अधिक प्रभावी होगा। तो देखिए अगला क्वेश्चन कहता है 66 नंबर क्वेश्चन कहता है कि प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में रचनात्मक आकलन डैश में शामिल नहीं करता। तो याद रखना ऑप्शन नहीं हो जाएगा शिक्षार्थियों को ग्रेडिंग और रैंकिंग। क्या करता है? शिक्षार्थियों की ग्रेडिंग और रैंकिंग। कहता है कि प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में रचनात्मक आकलन शिक्षार्थियों की ग्रेडिंग और रैंकिंग को शामिल नहीं करता है। देखिए 67 नंबर का क्वेश्चन कहता है, देखिए 67 नंबर क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन कहता है कि नीचे लोगों को कुछ क्रियाकलाप दिए गए हैं। कुछ क्रियाकलाप जैसे देखिए खनन, बांधों का निर्माण, बाजार में बेचने के लिए पत्तियां एवं जड़ी बूटी इकट्ठा करना, बांस का टोकरी बनाना और गिरे हुए पत्तों का पत्तल बनाना। देखिए ये सब जो कुछ व्यक्ति है उनको काम दिया गया है। तो देखिए इस पर आधारित क्वेश्चन क्या रहता है हमारा। देखिए इस पर आधारित जो हमारा क्वेश्चन कहता है वह कहता है कि इनमें से वह क्रियाकलाप कौन है जो जंगल के गायब होने के लिए जिम्मेदार है। तो देखते हैं जंगल को गायब होने के लिए कौन कौन जिम्मेदार है। तो देखिए जंगल को गायब होने के लिए कौन कौन जिम्मेदार है इसमें देखते हैं। देखिए तो इसमें कौन कौन हो सकता है? खानों का उत्खनन, बांधों का निर्माण, बाजार से बेचने के लिए पत्तियों की जड़ी बूटी इकट्ठा करना, बांस की टोकरी बुनना, गिरे हुए पत्तों का पत्तल बनाना। देखिए इनमें जो आपका देखिए खनन करने से जंगल साफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? देखिए खनन करने से आपका जंगल साफ होगा। बांधों का निर्माण के जो भी जंगल करना होगा, इन तीनों में से मात्र ए और बी हैं जिससे क्या जंगल नष्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आपका आंसर जो लिया गया वो ए और बी लिया गया है जो कि ऑप्शन आपका सी में है। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन कहता है 68 नंबर क्वेश्चन कहता है कि कांसे के बारे में सही कथन चुनना है आपको। कांसे के बारे में तो देखिए कांसा क्या होता है हम जानते हैं सभी। कांसा जो है वो देखिए पहले कांसे, लोहे, चांदी में स्वर्ण की भांति एक तत्व है।
कांसे को तांबा तथा टीन से पिघलाकर तैयार किया जाता है। कांस अत्यंत मजबूत होता है और इसके तोप और मूर्ति मजबूत बनाई जाती है। कांसे के बर्तन एल्युमिनियम के बर्तनों की तुलना में हल्के और मजबूत होते हैं। याद रखिएगा, इसमें जो सही आपका आ जाएगा वो बी नंबर की। देखिए जो कांसा बनता है वो तांबा और टीन का बनता है। सही जानते हैं कि तांबा कांसा किसका बनता है, तांबा और टीन का। याद रखिएगा, ये जो कांसा जब बनता है तो ये अधिक मजबूत होता है। क्या होता है, अधिक मजबूत होता है। इसमें मतलब आपका बी और सी है, तो बी और सी ऑप्शन बी में तो आपका बी हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए अगला 69 नंबर क्वेश्चन कहता है कि गांधीग्राम गुजरात, क्या कहता है, गांधीधाम गुजरात का रहने वाला कोई व्यक्ति पहले भोपाल मध्य प्रदेश और फिर हैदराबाद आंध्र प्रदेश जाना चाहता है, उसे सफ़र यात्रा की दिशाएं क्या होगी। तो देखिए ऑप्शन है पहले दक्षिण दिशा फिर पूर्व दिशा, पहले पूर्व दिशा फिर दक्षिण दिशा, पहले पश्चिम दिशा फिर दक्षिण दिशा, पहले दक्षिण दिशा फिर पश्चिम दिशा। तो याद रखिएगा जो ऑप्शन है बी हो जाएगा। सबसे पहले कहाँ जाएगा, पूर्व दिशा में और फिर दक्षिण दिशा में। यहाँ से पहले देखो गुजरात का है, तो गुजरात के सीधा कौन पड़ता है, मध्य प्रदेश पड़ता है आपका। तो मध्य प्रदेश के फिर वहाँ जाके कहाँ जा सकते हैं, नीचे जा सकते हैं। आपका ऑप्शन भी सही है। ठीक है, देखिए अब देखिए 70 नंबर क्वेश्चन कहता है किसी शहर के मानचित्र पर यह लिखा था संकेत 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर पर 110 मीटर। यदि मानचित्र पर किन्हीं दो स्थानों के बीच की दूरी 15 सेंटीमीटर है तो उन दोनों स्थानों के बीच की दूरी कितनी होगी। सिंपल सा गुना करना है आपको कि देखिए 1 सेंटीमीटर पर 110 मीटर है तो 15 सेंटीमीटर जाता है कितना जाएगा 1510। देखिए 15 गुना 15 कीजिएगा तो गुना कीजिएगा 1650 आता है। कितना आता है 1650 आता है। 1600 देखिए अगर गुना कीजिएगा आप तो कितना आता है 1650 आता है। अब देखिए इसको ये क्या है, मीटर में, क्या है मीटर में, इसको किलोमीटर बदलिएगा क्या कीजिएगा 1000 से भाग दीजिएगा। 3 शून्य है तो ऊपर में 3 दशमलव हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1 दशमलव का हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। देने आपका ऑप्शन देखिए किसमें दिया हुआ है, तो आपका ऑप्शन दिया हुआ पहला नंबर में ये 1.65 किलोमीटर। ठीक है, अब देखिए 71 नंबर क्वेश्चन कहता है, देखिए 71 नंबर क्वेश्चन कहता है कि माउंट एवरेस्ट एक भाग है। याद रखिए माउंट एवरेस्ट भाग है वो है नेपाल का। क्या है, नेपाल में। कहाँ है, नेपाल में। देखिए माउंट एवरेस्ट एक नेपाल का भाग है। एवरेस्ट पर्वत है, नेपाल में सगरमाथा के नाम से जानते हैं। दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। इसकी ऊंचाई 8848 था पहले, अभी बढ़ के हो गया 8848.8 हो गया। ठीक है, अब देखिए 72 नंबर क्वेश्चन कहता है आपके सामने है। देखिए क्वेश्चन है 72 नंबर क्वेश्चन कहता है कि नीचे दिए गए कर्तव्य उत्तरदायित्व का अध्ययन करना है। पर देखिए क्या क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन कहता है कि अन्य लोगों का सामान उठाने में मदद करना। दूसरा है पूरी ग्रुप के आगे चलना ताकि ग्रुप पीछे पीछे चले। जो चल न पाए उसे रुकने के लिए कहना। साथी के साथ बीमार होने पर उसका ध्यान रखना और सबके लिए खाने पीने का इंतजाम करना। रुकने और आराम करने के लिए अच्छी जगह ढूंढना। तो ये 5 स्टेटमेंट है। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, क्वेश्चन कहता है कि माउंटेनियरिंग में ग्रुप लीडर की जिम्मेदारियों का उपयुक्त में चुनाव करना है। ठीक है, उपयोग में चुनाव करना है। देखिए कौन कौन सा सही हो जाएगा। देखिए ग्रुप लीडर का काम क्या होता है, अन्य लोगों का सामान उठाने में उसकी मदद करना, ये ग्रुप लीडर का काम होता है। उसके बाद देखिए पूरे ग्रुप के आगे चलना ताकि ग्रुप पीछे ये संभव नहीं है। जो चल न पाए उसे रुकने के लिए कहना, ये भी संभव नहीं है। साथी के बीमार होने पर उसका ध्यान रखना और उसके लिए खाने पीने का इंतजाम करना, ऑप्शन डी सही आ जाएगा। रुकने और आराम करने के लिए अच्छी तरह जगह ढूंढना, ये भी सही हो जाएगा। ये सब क्या होता है, ग्रुप लीडर का काम होता है। ठीक है, अब देखिए अगला। अब देखिए 73 नंबर क्वेश्चन आपके सामने कहता है कि उस वैज्ञानिक का क्या नाम है जिसने सर्वप्रथम मच्छर के पेट के अंदर ताक झांक गई और यह सिद्ध किया कि मलेरिया मच्छर से फैलता है। इस अनुसंधान के लिए दिसंबर 1909 में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया गया था। देखिए उसका नाम जो है वह है आपका, वह नाम है रोनाल्ड रोस। किसने किया, मलेरिया के रोनाल्ड रोस का नाम क्या था, रोनाल्ड रोस। देखिए रोनाल्ड रोस एक ब्रिटिश चिकित्सक का नोबेल पुरस्कार विजेता है। 1909 में शिक्षा का नोबेल पुरस्कार मिला। यह पुरस्कार उन्हें मलेरिया के परजीवी प्लाज्मोडियम के जीवन चक्र की खोज के लिए मिला था। देखिए अगला क्वेश्चन 75 नंबर क्वेश्चन, 74 नंबर क्वेश्चन कहता है कि रजत ने अपने मित्र से कहा मैं नहीं खेल सकता क्योंकि मुझे बुखार है। मैं कभी बुखार, सिर दर्द और अंत में पसीना आने से चक्र से गुजरता हूँ। रक्त की जांच के बाद डॉक्टर ने मुझे कड़वी दवाई दी है। रजत किस रोग से पीड़ित है। याद देखिए रजत जो है वह ऑप्शन ए हो जाएगा कि मलेरिया से। किससे पीड़ित है दोस्तों, मलेरिया से पीड़ित है। देखिए कहता है कि कपकपी लगना, बुखार आना, सिर दर्द होना और बुखार हल्का कम होने पर पूरे शरीर में पसीना निकलना मलेरिया के मुख्य लक्षण है और इसके उपचार में कुनेन की छाल का उपयोग होता है जिसका स्वाद कड़वा होता है। अब देखिए 75 नंबर क्वेश्चन कहता है, देखिए क्वेश्चन कहता है कि अल-बुरूनी कौन था। याद रखिएगा अल-बुरूनी जो था वह था एक उज्बेकिस्तान का यात्री था। कहाँ का यात्री था, याद रखिएगा उज्बेकिस्तान का यात्री था, जिसने किताब लिखी जो हमारे देश के इतिहास के बारे में जानने में सहायता देता है। देखिए कहता है कि अल-बुरूनी यानी अबू रेहान का जन्म 1973 ईस्वी में हुआ था। यह एक फारसी विद्वान, लेखक, वैज्ञानिक, धर्मज्ञ था, विचारक था। इसकी रचना अरबी भाषा में है। यह संस्कृत का भी विद्वान था। यह मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आया था। 2010 में तारिक उल हिंद नामक किताब लिखा है। ठीक है, अगले 76 नंबर क्वेश्चन कहता है आपका, क्वेश्चन कहता है कि रात में जगाने वाला जानवर हर चीज़ को केवल काली और सफ़ेद ही देख सकते हैं। क्या कर सकते हैं, काली और सफ़ेद देख सकते हैं। अब देखिए 77 नंबर क्वेश्चन कहता है आपका, क्वेश्चन कहता है कि हाथियों को झुंड के बारे में सही कथन को चुनना है। देखिए कौन दिया आप है, कथन दिया हाथियों के झुंड में केवल हथनियाँ और 14-15 वर्ष के बच्चे ही रहते हैं। हाथियों के एक झुंड में किसी एक परिवार के ही सदस्य होते हैं। झुंड की सबसे बुजुर्ग हाथनी ही पूरे झुंड की नेता होती है। एक झुंड में हाथियों और बच्चों की संख्या कितनी भी हो सकती है। तो देखिए इसमें से ये नंबर सही है। आपका कहता है कि हाथियों के झुंड में केवल हाथनियाँ और 14-15 वर्ष के बच्चे रहते हैं। ठीक है, उसके बाद जो आपका तीसरा हो जाएगा, झुंड की सबसे बुजुर्ग हाथनी ही पूरे झुंड की नेता होती है। आपका ऑप्शन ए और सी किसमें, तो ए सी में, तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। तो देखिए 78 नंबर क्वेश्चन कहता है आपका,
कि पंखुड़ियों के अंदर फूल के बीच में कुछ पतली पाउडर जैसी रचना दिखाई देती है जिन्हें कहते हैं, याद रखिएगा, पंखुड़ियों के अंदर फूल के बीच में कुछ पतली पाउडर जैसी रचनाएं दिखाई देती है जिसे कहते हैं पराग कहते हैं। क्या कहते हैं? पराग कहते हैं। पराग पौधे द्वारा संश्लेषित शर्करा युक्त तरल पदार्थ है। सामान्यतः इसका निर्माण फूल में होता है। ये हमिंग बर्ड, तितली, कई कीटों के खाद्य पदार्थ है। मधुमक्खियां इसका प्रयोग शहद बनाने में करती है। अब देखिए 69 नंबर क्वेश्चन कहता है कि यदि आप रेलगाड़ी द्वारा अहमदाबाद से गुजरात जाए तो आपको रेलवे स्टेशन पर अधिकतर बेचने वाले खाने की कौन सी चीज़ें बेचते मिलेगी? याद रखिएगा, इसमें जो आपका प्रश्न भी हो जाएगा ढोलक, चटनी और नींबू वाले चावल। क्या मिलते हैं? ढोलक, चटनी और नींबू वाले चावल। देखिए कहता है कि रेलगाड़ी द्वारा अहमदाबाद गुजरात जाए तो रेलवे स्टेशन पर अधिकतर ढोकला, चटनी, नींबू वाले चावल अधिकतर मिलते हैं क्योंकि ये सब वहाँ के अधिक प्रचलित खाद्य पदार्थ है। अब देखिए 80 नंबर क्वेश्चन कहता है आपका, क्वेश्चन कहता है कि पक्षी अपने गर्दन बहुत अधिक हिलाते हैं। इसका कारण है कि पक्षी की आंखों की पुतली घूम नहीं सकती। क्या करते हैं? पक्षियों की आंखों की पुतली घूम नहीं सकती। देखिए कहता है पक्षियों की आंखों की पुतली न घूमने की वजह से यह अपनी गर्दन को घुमाते रहते हैं। अब देखिए 81 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निदान के पश्चात कोई डॉक्टर रोगी से यह कहता है कि उसके खून में हीमोग्लोबिन की कमी है तो उस रोग की आयरन की कमी को पूरा करने के लिए क्या खाना चाहिए? तो देखिए आयरन की कमी को पूरा करने के लिए आपको आंवला खाना चाहिए, हरी पत्तीदार सब्जी और गुड़ खाना चाहिए। अब देखिए 82 नंबर क्वेश्चन कहता है कि राष्ट्रीय पार्टी चर्चा की रूपरेखा 2005 के प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए था। तो याद रखिए हुआ था कक्षीय अधिगम के विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ना। अब देखिए 83 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य चर्चा की आवश्यकता के अनुरूप नहीं है? तो याद रखिए ऑप्शन बी है उसे काम की दुनिया में प्रवेश के लिए शिक्षार्थियों को ज्ञान एवं कौशल से लैस करना। अब देखिए 84 नंबर क्वेश्चन कहता है आपका, ये कहता है कि NCERT की पाठ्य पुस्तक में पर्यावरण अध्ययन का उच्चतम प्राथमिकता का स्थान दिया गया है। उच्च प्राथमिकता का स्थान दिया गया है। तो आंसर आपका सी है चिंतन और विस्मय के लिए शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराना। क्या बताए? चिंतन और विस्मय के लिए शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराना। देखिए 85 नंबर क्वेश्चन कहता है कि पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में कविताओं और कहानियों को शामिल करने का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य नहीं है? तो देखिए नित्य और एक रस विषय वस्तु को बदलाव करना। क्या करना? कि नित्य और एक रस विषय वस्तु को बदलाव करना। कहता है पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में कविताओं और कहानियों को शामिल करने का उद्देश्य यह नहीं कि नित्य और एक रस विषय वस्तु को बदलाव हो सके, बल्कि यह कि प्राथमिक स्तर पर शिक्षार्थियों को पर्यावरण को समझने में आसानी हो सके। अब देखिए 86 नंबर क्वेश्चन कहता है कि पर्यावरण अध्ययन की एक अच्छी पाठ चर्चा को बच्चों को सही जीवन के प्रति सही और विषय के प्रति सही होना चाहिए। पाठ चर्चा की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी उपयुक्त आवश्यकता को पूरा नहीं करता? तो देखिए ऑप्शन ए है यह शब्दावली और परिभाषाओं को अधिक बल देता है। देखिए कहता नलिनी कक्षा तृतीय के शिक्षार्थियों को जानवर हमारे साथी प्रकरण से परिचित कराना चाहते हैं। प्रकरण की ओर अधिक रोचक तरीके से प्रस्तुत करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति सर्वाधिक उपयुक्त होगी? क्या देखिए वह जो होगा जानवरों तथा उसकी उपयोगिताओं पर आधारित फिल्म प्रदर्शित करना। क्या होगा? अधिक तरीके से बेहतर तरीके से समझा सकते जब जानवर तथा उनकी प्रतियोगिताओं पर आधारित प्रश्न प्रदर्शित होंगे। अब देखिए अगला क्वेश्चन कहता है, देखिए 88 नंबर क्वेश्चन कहता है कि पाठ कक्षा 5 की NCERT की पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में प्रत्येक पाठ के अंत में एक खंड को शामिल किया गया है। हम क्या समझे? यह सुझाव दिया गया है कि इस खंड में शामिल प्रश्नों के उत्तर का सही गलत रूप से आकलन नहीं किया जाएगा। यह परिवर्तनीय इसलिए किया गया क्योंकि यह जानने में शिक्षक की सहायता करता है कि बच्चे कैसे सीख रहे हैं। यह जानने में सहायता करता है कि बच्चे कैसे सीख रहे हैं। अब देखिए 89 नंबर क्वेश्चन कहता है प्रयोगशाला खोजना, जांच पड़ताल और प्रश्न पूछना पर्यावरण अध्ययन के लिए सक्रिय अधिगम के अनिवार्य तत्वों का निर्माण करते हैं। एक शिक्षक खाना जो हमें खाना चाहिए कि संकल्पना के बारे में बताने के लिए निम्नलिखित गतिविधियों का व्यवस्था करता है। तो वह है आपका ऑप्शन बी श्याम पट पर उस प्रकार के सभी भोज पदार्थों का चित्र बनाना। क्या करना? श्याम पट पर उस प्रकार के सही प्रकार के भोज का क्या कहते हैं? चित्र बनाना। देखिए क्वेश्चन 90 कहता है कि कक्षा 4 के शिक्षार्थियों को हवा सब जगह है प्रकरण प्रातः में गीतिका निम्नलिखित गतिविधियों में करने की योजना बनाती है। तो याद वह जो बनाती है वो शिक्षार्थियों को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाना चाहती है। कहाँ ले जाना चाहती है? शिक्षार्थियों को क्षेत्र में ले जाना बेहतर होगा। देखिए कहता है कि कक्षा 4 के शिक्षार्थियों को हवा सब जगह है प्रकरण समझाने के लिए शिक्षार्थियों को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाना उचित नहीं रहेगा। ठीक है, ये ऑप्शन आपका। तो क्वेश्चन कर रहा था हमारा कि उपयुक्त प्रस्तावित गतिविधियों में कौन से प्रकरण को प्रभावी तरीके से पढ़ाने के लिए सार्थक नहीं। तो याद रखिएगा कि शिक्षार्थियों के क्षेत्र भ्रमण पर ले जाना ये संभव नहीं है। तो दोस्तों ये थे हमारे क्या कहते हैं EVS के 30 क्वेश्चन, 29 क्वेश्चन थे जो कि 2013 में पूछे गए थे। दोस्तों हम सीरियली लगा रहे हैं, रोज आपको 2 बजे मिलता है 2 PM पे आपका EVS का क्वेश्चन। तो दोस्तों अगर आप इसी तरह के प्रीवियस क्वेश्चन पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल GSR क्लासेस को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू, धन्यवाद।